Namaste ji. Today we are going to start third chapter of class 10th economics money and credit. आज का हमारा विषय है मनी और क्रेडिट, मुद्रा और साख। देखिए, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मीन्स क्या होता है? लेन देन का माध्यम। देखिए, पुराने समय में क्या किया जाता था कि जो गुड्स का लेन देन किया जाता था, वस्तुओं का लेन देन जो किया जाता था, वो वस्तु विनिमय के द्वारा किया जाता था। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती थी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति है जो कि अपना शूज़ बेचना चाहता है और उसके बदले में उसको गेहूं खरीदनी है। तो उसके लिए उसे एक ऐसा व्यक्ति का तलाश करना चाहता था जो जूते भी खरीदना चाहता है और गेहूं भी अपनी बेचना चाहता है। तो इसको को इंसिडेंट कहा जाता है, डबल को इंसिडेंट इसको कहा जाता है। इसको मांग का दोहरा संयोग कहा जाता है कि जहाँ पे हमें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जिस चीज़ को हम बेचना चाहते हैं वो उस चीज़ को खरीदना चाहता है। तो इस कारण से लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। पहले व्यक्ति ढूंढना पड़ता था कि कौन व्यक्ति है जो उनकी चीज़ों को खरीदेगा। इसी को डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स कहा जाता है। व्हाट अ पर्सन डिजायर्ड टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। पुराने समय में क्या होता था कि बार्टर सिस्टम का यूज़ किया जाता है, वस्तु विनिमय का यूज़ किया जाता था। यहाँ पे जो वस्तुएं खरीदी और बेची जाती थी वो मनी का उसमें यूज़ नहीं किया जाता था। All we has to do is find a buyer for shoes. Once he has exchanged his shoes for money, he can purchase wheat or any other commodity in the market. Since money act as an intermediate in the exchange process, it is called a medium of exchange. इसी को medium of exchange कहा जाता है। मतलब medium of exchange विनिमय का माध्यम मनी को कहा जाता है। देखिए, और जो मनी होती है, धन जो है वो एक इंटरमीडिएट की भूमिका निभाता है। इंटरमीडिएट का मीन्स होता है ए मध्यवर्ती वस्तुओं की भूमिका निभाती है। क्योंकि जब हम एक बार मान लीजिए हमें अपना वस्तु बेचने के बाद हमें मनी मिल जाती है, हमें धन मिल जाता है, तो हम बाज़ार में जा कर के उससे कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं आसानी से। नाउ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी का मीन्स होता है मुद्रा का आधुनिक रूप। क्या किस किस रूप में मुद्राएं मिलती हैं? आपको पता होगा कि पुरानी जो मुद्रा होती थी, पुराना जो मनी होता था, वो मेनली बहुत ज़्यादा प्रीसियस होता था, उसकी अपनी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। वो जो है, क्योंकि वो जो थी मेटेलिक कॉइन से बनी होती थी, धातु के सिक्के से बनी होती थी, सोने चांदी के तांबे के सिक्के होते थे, और जो कि मोस्टली राजाओं के समय में ही इनका यूज़ किया जाता था। बट करेंसी, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट एंड कॉइन्स। और मॉडर्न फॉर्म जो हैं वो आपने जो हम आज के समय में देखते हैं, सिक्के जो हैं और पेपर के जो नोट्स हैं, आप लोगों ने सबने देखा होगा। 10 के, 100 के, 1000 के नोट वो पेपर के बने हुए ही होते हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट आपके पास आता है डिपॉजिट्स विद बैंक। इसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति है जो बैंक में अपनी मनी को जमा करता है, ठीक है, अपनी मनी को बैंक में जमा करता है, तो उसके बाद उसको कुछ इंटरेस्ट मिल जाता है। और जब भी वो अपनी बैंक से अपने पैसे को, अपने धन को निकालना चाहता है, तो उसको जब उस चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो आसानी से उसको बैंक से निकाल लेता है। और इस प्रकार से बैंक में उसका अपना खाता होता है उसके लिए। और जब वो अपने डिपॉजिट की गई, जमा की गई पूंजी को बैंक से निकालता है, तो उसको क्या कहा जाता है? विड्रॉन ऑन डिमांड उसको कहा जाता है। विड्रॉन ऑन डिमांड उसको कहा जाता है। एक और नई फॉर्म है चेक, जिसको हम चेक बोलते हैं। चेक क्या होता है? ये एक पेपर होता है जो कि एक मॉडर्न फॉर्म है मनी की। और इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति का नाम लिखा होता है जो व्यक्ति मनी देना चाहता है, और उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है जो कि मनी रिसीव करता है। तो अगर हम कंपैरिजन करें कैश इन हैंड मीन्स हमारे पास जो नकदी है, और चेक को, तो चेक हमारा ज़्यादा सुविधाजनक होता है क्योंकि इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना में भी आसानी होती है और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नो लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। एक बैंक जो है वो किस प्रकार से लोन लेता है और लोन देता है?
देखिए काफ़ी सारे जो व्यक्ति होते हैं बैंक में अपना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मनी जमा करवाने, धन जो है बैंक में जमा करवाने के लिए जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बैंक से मनी को निकलवाने के लिए आते हैं। तो बैंक क्या करता है, इन सभी लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करता है। और इस प्रकार से मैनी डिपॉजिटर्स केम टू विड्रॉल कैश, द बैंक इज़ एबल टू मैनेज विद दिस कैश। काफ़ी सारे जो डिपॉजिटर्स होते हैं वो निकालवाने के लिए आते हैं, और बैंक के पास इतना धन होता है कि वो आसानी से उसको वहाँ से बैंक में से धन लोगों को दे देता है। अब यही जो इनके मतलब इन्हीं को ये लोन के लिए लोन एक्टिविटीज़ कहा जाता है, कि जो बैंक अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। इट मीन्स ये है कि वो लोगों को बैंक में से धन देता है और लोगों का बैंक में धन जमा करवाता है। देखिए उसके बाद ये प्रोसेस आपको दिखाई गई है कि पीपल मेक डिपॉजिट्स। पहले लोग क्या करते हैं, बैंक में मनी जमा करवाते हैं, और फिर क्या होता है, पीपल टेक लोन। अब लोग जो हैं वो बैंक से लोन लेते हैं। फिर उसके बाद अब लोन मतलब पीपल रीपे लोन विद इंटरेस्ट। अब बैंक ने क्या किया, मान लीजिए ये जो बैंक है इसने इन लोगों को 10% पे लोन दिया है, और इन लोगों को ये 5% पे देता है, ठीक है। तो 5% जो बचा वो बैंक की इनकम हो जाती है। 5% जो बचता है वो बैंक की इनकम हो जाती है जब पीपल रीपे करते हैं लोन को इंटरेस्ट के साथ। नाउ टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, साख की दो अलग अलग परिस्थितियाँ। देखिए क्रेडिट क्या है, क्रेडिट होता क्या है, लोन होता क्या है। क्रेडिट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। इसमें क्या होता है क्रेडिट में, कि जो ऋण लेने वाला है वो प्रॉमिस करता है कि कुछ समय के बाद वो मनी, गुड्स या सर्विसेज रिटर्न में उसको वापस करेगा। मतलब जो भी लोन उसको दिया गया है उसके बदले में वो उसको कुछ ना कुछ धन, संपत्ति वापस करेगा। तो लोन जो है ये टू सिचुएशंस होती हैं। कई बार लोन जो है वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और कई बार लोग जो हैं वो डबल ट्रैप में, ऋण जाल में फंस जाते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया है, एक शू मेकर है सलीम, जो कि अपना ऑर्डर देता है, और उसका जो ऑर्डर है जूते बनाने का वो पूरा हो जाता है, और पूरा सब पे करने के बाद उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और दूसरा यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, काफ़ी लाभ सलीम को मिलता है। सलीम ऑब्टेन क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। द क्रेडिट हेल्प हिम टू मीट द ऑन गोइंग एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन, completely production on time and thereby increasing his earning. Credit therefore plays a vital and positive role in this situation. इस प्रकार से जो सलीम है उसका बहुत ज़्यादा लाभ होता है, और ये जो क्रेडिट है, साख जो है या ऋण जो है, उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है, एक सक्रिय भूमिका निभाता है। परंतु स्वप्ना जो है, स्वप्नाज प्रॉब्लम क्या है, स्वप्ना एक पुअर लेडी हैं, फार्मर हैं, जो कि लोन लेती हैं और अपनी फसल ग्रो करती हैं। बट फसल ग्रो करने के बाद भी उनकी जो फसल है वो ख़राब हो जाती है। फसल ख़राब होने के बाद उनको दोबारा से ऋण लेना पड़ता है, और उनकी फसल ख़राब हो जाती है, उनको दोबारा ऋण लेना पड़ता है, परंतु फिर भी वो अपना लोन पे नहीं कर पाती, और इस प्रकार से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, और वो एक ऐसी परिस्थिति में फंस जाती हैं जो कि ऋण ट्रैप जिसको बोला जाता है, ऋण जाल जिसको बोला जाता है, डेबिट ट्रैप जिसको बोला जाता है। तो उसकी जो कंडीशन है, स्वप्ना की जो कंडीशन है, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट इज़ कॉमनली कॉल्ड डेब्ट ट्रैप। और ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसको डेब्ट ट्रैप कहा जाता है, ऋण जाल इसको कहा जाता है। क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल। इस प्रकार से क्रेडिट जो था, ऋण जो था, वो जो उधार लेने वाला है उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है। नाउ टर्म्स ऑफ क्रेडिट, देखिए कोई भी ऋण लेने के लिए उसकी कुछ शर्तें होती हैं, यहाँ पे भी कुछ आपको बताया गया है। देखिए सबसे पहले तो
Every loan agreement specifies an interest rate which the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal. देखिए, जब भी कोई लोन लिया जाता है तो उसके लिए कुछ ब्याज की दर निर्धारित करी जाती है जो कि उसको, जो बोरोवर है, उधार लेने वाला जो है, उसको उसका भुगतान करना पड़ता है। इन एडिशन लेंडर में डिमांड कोलेट्रल अगेंस्ट लोन, और कई बार क्या होता है, जो लेंडर है वो कोलेट्रल की डिमांड करता है। कोलेट्रल क्या होता है? इट मीन सिक्योरिटी। कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक, डिपॉजिट विद बैंक द यूजेज एंड यूजेज दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। देखिए, ये एक समर्थक ऋणाधार इसको कहा जाता है। मीन्स एक ऐसी संपत्ति होती है जिसका ऋण लेने वाला जो है मालिक होता है, और वो प्रॉमिस करता है कि जब तक वो अपना लोन पे नहीं कर देता तब तक वो अपना लोन जब तक वो पे नहीं करता है तब तक वो संपत्ति जो है वो उन्हीं के पास रहेगी। If the borrower failed to repay the loan, the lender has the right to sell the asset or collateral to obtain payment। और अगर बोरोवर फेल हो जाता है अपना लोन का भुगतान करने में, तो लेंडर को ये अधिकार होता है कि वो लोन लेने वाले की संपत्ति को बेच सकता है। प्रॉपर्टी सच एज लैंड, टाइटल्स, डिपॉजिट विद बैंक्स, लाइफ स्टॉक आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ collateral यूज्ड फॉर बोरोविंग। इसके लिए संपत्ति है, बैंक में जो जमा है वो, और जो भी लाइफ स्टॉक है, इसको कोलेट्रल संपत्ति में, समर्थक ऋणाधार में शामिल किया जाता है। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती क्या है? ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होती हैं? मतलब ऋण की शर्तें, इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटल रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कॉम्प्रोमाइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म ऑफ क्रेडिट। इन्हीं को ऋण की शर्तें कहा जाता है। सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट है, फिर समर्थक ऋणाधार है, और फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत होती है। अगर हमें बैंक से कोई लोन वगैरह लेना है तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बनवाने पड़ते हैं जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, और इसी को टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। द टर्म ऑफ क्रेडिट वेरी सस्टेनली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर। दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लैंडर एंड द बोरोवर। द नेक्स्ट सेक्शन विल प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ द वेरिंग टर्म्स ऑफ क्रेडिट इन डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट्स। अब इनकी जो शर्तें होती हैं ये उधार लेने वाले और देने वालों के आपसी संबंधों के ऊपर भी निर्भर करती हैं। नाउ फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। भारत में जो औपचारिक क्षेत्र हैं ऋण के वो देख लेती हैं। देखिए, द वेरियस टाइप ऑफ लोन्स कैन बी कन्वेंटली ग्रुप्स आर फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स। देखिए, मेनली जो सेक्टर्स हैं वो टू टाइप्स के यहाँ पे बताए हैं। एक आता है आपका फॉर्मल सेक्टर और दूसरा आता है आपका इनफॉर्मल सेक्टर, औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र। देखिए, व्हेन वी टेक लोन्स फ्रॉम द बैंक एंड कोऑपरेटिव्स दिस इज़ नॉन एज द फॉर्मल सेक्टर। जब हम बैंक से लोन लेते हैं या अपना जो सहकारी समितियां होती हैं उनसे लोन लेते हैं तो इसको औपचारिक सेक्टर्स कहा जाता है। और व्हेन वी टेक लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, और जब हम अपने संबंधियों से और मनी लेंडर से, व्यापारियों से ऋण लेते हैं तो इसको अनौपचारिक सेक्टर कहा जाता है। तो सेक्टर्स दो टाइप के होते हैं क्रेडिट के, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल सेक्टर्स वो, औपचारिक सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जब हम बैंक से लोन लेते हैं और कोऑपरेटिव से लोन लेते हैं, और इनफॉर्मल सेक्टर, अनौपचारिक सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जब हम अपने फ्रेंड्स से, ट्रेडर से, मनी लेंडर से, रिलेटिव से ऋण लेते हैं। अब इसके बाद हमारा जो आरबीआई बैंक है वो सारे के सारे जितने भी बैंक हैं उनको मॉनिटरिंग करता है, उनके वर्क की सुपरविज़न करता है कि वो अपने बैंक में कितना कितना मनी जो है वो सेव करके रखते हैं और किन लोगों को डिपॉजिट दिया जाता है, किन लोगों को मनी यहाँ से दी जाती है। आरबीआई जो है वो सबसे हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, और जिसमें सारे के सारे बैंकों के कार्यों की फंक्शनिंग की जाती है कि बैंक जो हैं वो सभी लोगों को सही तरीके से ऋण प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कि बैंक जो है वो सिर्फ अमीर लोगों को ही लोन देता है या गरीब लोगों को भी लोन देता है, और उसके अलावा उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सही तरीके से रखी गई है या नहीं रखी गई है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आरबीआई जो है उसकी स्थापना 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में
हुई थी। नाउ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट। अब औपचारिक और अनौपचारिक जो साख है और कौन लोग इसको प्राप्त करते हैं। देखिए इसमें आपको क्या बताया गया है, formal and informal sources of credit for people in urban area, the people are divided four groups। शहरी जो क्षेत्र है वहाँ पे लोगों को 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। पुअर टू रिच, you can see that 85% of loan taken by poor household in urban area are from informal sectors। देखिए 85% जो लोग हैं भारत में वो अर्बन एरिया में जो रहने वाले हैं, शहरी क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, वो लोन कहाँ से लेते हैं, वो लोन लेते हैं आपका इनफॉर्मल सेक्टर से। इनफॉर्मल सेक्टर्स मीन्स जो उनके अपने रिश्तेदार वगैरह हैं वहाँ से। और कंपेयर दिस विद द रिच अर्बन हाउस होल्ड, और जब हम इसकी तुलना अमीर शहरी क्षेत्रों से करते हैं तो वहाँ पे 10% लोग ऐसे हैं जो अनौपचारिक सोर्सेज से लोन लेते हैं, वाइल 90% आर फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज। और 90% लोग जो हैं, 90% जो लोग हैं वो औपचारिक स्रोतों से लोन लेते हैं। अ सिमिलर पैटर्न इज ऑल्सो फाउंड इन रूरल एरिया, और इसी प्रकार का जो पैटर्न है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी फॉलो किया जाता है। मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लैंडर्स कैरी अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट एंड डू लिटल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर। अब देखिए जो आपके इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं वो बहुत ही जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ब्याज की जो दर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जिससे कि जो उधार लेने वाला है उसकी आय में बहुत ही कम इनकम हो पाती है। दस इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीज देयर लैंडिंग पार्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज़। और इसलिए बैंकों के लिए ज़रूरी है कि वो रूरल एरिया में अपने अपने कोऑपरेटिव्स और बैंक को वो ज़्यादा स्थापित करे, सो दैट द डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रिड्यूस, ताकि औपचारिक अनौपचारिक सोर्सेज के ऊपर जो लोगों की निर्भरता है वो कम हो जाए। Secondly, while formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receive these loans। दूसरा ये कहा गया है कि फॉर्मल सेक्टर्स का जो लोन देना है उसको बहुत ज़्यादा विस्तार करने की ज़रूरत है, ताकि हर कोई व्यक्ति जो लोन लेना चाहता है वो अपना लोन यहाँ से रिसीव कर सके। एट प्रेजेंट इट इज़ द रिचर हाउस होल्ड हु रिसीव फॉर्मल क्रेडिट वेयर एवर द पुअर हैव टू डिपेंड ऑन इन द इनफॉर्मल सोर्सेज। प्रेजेंट में जो अमीर लोग हैं वो ही हमारे फॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं, और गरीब लोग जो हैं वो आज भी इनफॉर्मल सोर्सेज पे डिपेंड रहते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन्स। और ये ज़रूरी है कि फॉर्मल क्रेडिट जो है उसमें मनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, वो समान रूप से किया जाना चाहिए, ताकि गरीब लोग जो हैं उनको भी इसका पूरा बेनिफिट मिल सके। नाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, स्वयं सहायता समूह जिसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ लोग होते हैं जो आपस में इकट्ठा होकर के अपना ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। पुअर पीपल होते हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं जितनी भी उनकी इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग, और इन्हीं को सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है। ये पुअर लोगों का, गरीब लोगों का एक ग्रुप होता है जो अपनी मंथली इनकम जो होती है उसके अनुसार सेविंग करते हैं, और जिस भी व्यक्ति को उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो व्यक्ति वहाँ से अपना इंटरेस्ट ले लेता है। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप का लाभ ये होता है कि इनके गारंटी पे बैंक जो है वो भी इनको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। Now this is the time of summing up this chapter. In this chapter we have looked at the modern form of money and how they are linked with the banking system. On one side are the depositors who keep their money in the bank, and on the other side are the borrowers who take loan from these banks. Economic activities require loan or credit. Credit, as we saw, can have a positive impact or in certain situation make the borrowers worse off. तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा है, इसमें हमने पढ़ा कि मनी जो है वो मॉडर्न फॉर्म है, आधुनिक रूप है मुद्रा का, और किस प्रकार से बैंक कौन कौन सी प्रक्रियाएं करता है, कौन कौन सी क्रियाएं करता है, और क्रेडिट जो है, ऋण जो है वो किस प्रकार से व्यक्तियों की लाइफ में एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।